पार्ट 2 अज्ञात राइटर। ये देखो मैडम को, यहाँ सब मस्ती कर रहे हैं और इनको पहाड़ियों में दिलचस्पी है। पहाड़ी नहीं है, ये जंगल है। अंदर क्या होगा? किसी का घर, कोई पुरानी हवेली, या और क्या हो सकता है? कहीं तू ही तो नहीं रहती ना इस जंगल में? अब इसका नाम भी बता दे। आज से इसका नाम पालन खेत, मेरा घर, आहार। कालिंदी बचपन से ही रहस्यमय शक्तियों में मानती थी। जहाँ उसकी उम्र के लोग मॉल घुमा करते, उसे जंगल सन्नाटा अपनी ओर खींचता था। वो अपने सपनों को हकीकत से जोड़ने की कोशिश किया करती और अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा करती थी, जिसके कारण उसके बेंचमेट उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। फिर से कुछ लिखने बैठ गई तू? कितनी बोरिंग है रे तू। उफ। बस रुकती है और सभी नीचे उतरते हैं। वाटरफॉल के पास का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। सब अपनी अपनी फोटोज लेने में लग जाते हैं, पर कालिंदी वाटरफॉल के नदी के बहाव को देखती रहती है। नीचे उतरना है क्या? उतर जा। सुष्मिता की बात पर कालिंदी चिढ़ जाती है और नदी के बहाव के साथ चलती हुई उसी जंगल में पहुंचती है जिसको उसने पालन खेत नाम दिया था। अंदर एक बहुत खूबसूरत सी हवेली होती है। वो अंदर क्या देखती है? एक औरत काले कपड़े में बैठी एक कुंड में आहुति दे रही है। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। वो औरत हवा में हाथ घुमाती है और उसके हाथ में अपने आप कुंड में डालने की आहुति आ जाती है। कालिंदी इसके पहले कि कुछ सोच पाती उसका फोन बज जाता है। अगले दिन कॉलेज कैंटीन में जब सब लंच कर रहे होते हैं, कालिंदी गेट से अंदर आती है। यहाँ क्या कर रही है तू? अरे तेरी डायरी कहाँ गई बहन जी? आज बड़ी सोशल बन रही हो कालिंदी, क्या बात है? सुष्मिता के सभी दोस्त कालिंदी को परेशान करने लग जाते हैं। कालिंदी रोती हुई कॉलेज के टेरेस पर जाती है। अब बहुत हुआ, इन लोगों की हेकड़ी ना उतारी मैंने तो मेरा नाम कालिंदी नहीं। कालिंदी बस पकड़कर पालन खेत निकल जाती है और उसी औरत के पास जाकर कहती है, मुझे मदद चाहिए आपकी। ये सब मुझे बहुत नीचा दिखाते हैं। अब तो यहाँ से या मैं मर कर जाऊंगी या बदला लेकर। वो जो कहते हैं उन्हें कहने दो। सामने देखो तुम्हारी डायरी और पेन। कल तुम इन्हें यहीं भूल गई थी ना? जाओ खोलो उसे। कालिंदी डायरी खोलती है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली है ये। पेन को उठाओ और कुछ लिखो। तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा तुम्हें। अब तो खुश हो ना तुम? कालिंदी पेन उठाकर किताब में लिखने लगती है। वहाँ बहुत सारी किताबें आ जाती हैं। ये तो सच में जादू हो गया। तुम्हारा मन बहुत अच्छा है बेटी, जाओ अब खुश रहो। कालिंदी वापस कॉलेज जाती है और अपनी ही धुन में मगन हो जाती है। उसकी खुशी बाकी लोगों से बर्दाश्त नहीं होती और उसके पीजी के कमरे के बाहर सभी ताका झाके करने लग जाते हैं। अब क्या मांगू? चांद, छोटा सा चांद हाथ में कैसा लगता होगा ना? ये क्या बकवास कर रही है? सही में तेरा ऊपर का माला खाली है। तुझे ही देखना था ना इसकी खुशी का राज। चल अब। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि खिड़की से एक रोशनी आती है। दोनों देखते हैं कि कालिंदी के हाथ में सच में चांद है। ये मेरी आंखों का धोखा है। धोखा? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। ये भ्रम नहीं है, ये सच्चाई है। पर इसे ये कहाँ से मिला? सोच, अगर हम इसे चुरा ले तो? और रोहन उस पेन को चुराने में जुट जाता है। वो सोचता है कि रात को कालिंदी के कमरे के बाहर आग लगा देगा ताकि वो भागेगी और रोहन पेन चुरा लेगा। रात को रोहन पेन के लालच में आग लगाने जाता है, पर आग बेकाबू हो जाती है और कालिंदी कमरे से बाहर ही नहीं आ पाती। बचाओ, बचाओ! कालिंदी मर जाती है। मंदाकिनी को कालिंदी की मौत का एहसास हो जाता है। मार डाला उन्होंने मेरी भोली बच्ची को, अब कोई नहीं बचेगा। यहाँ आ बेटा, मेरे पास आ कालिंदी। कालिंदी की आत्मा वहां आकर अपना गुस्सा दिखाती हुई कहती है, हे सारी शक्तियों के देवता, अगर मैंने कभी भी किसी का भला चाहा हो तो मैं अपने सभी अच्छे कर्मों के बदले इंसाफ चाहती हूँ। इस अग्नि में अपनी आत्मा की आहुति देते हुए तुझे विनती करती हूँ कि मुझे एक ऐसी आत्मा बना दे, इतनी बुरी और शक्तिशाली, जो अपने गुनहगारों को तड़पा तड़पा कर मारे। ये कहकर कालिंदी की आत्मा आग में समा जाती है और आग से निकलकर कालिंदी के गुस्से से पैदा हुई आत्मा उसके पैन में समा जाती है। और फिर शुरू होता है मौत का खेल।
सुष्मिता अपने कमरे में सो रही होती है। रात को उसका फोन बजता है। इट्स मी, रोहन। दूसरे नंबर से कॉल करना पड़ा। तुम कॉलेज के पीछे वाली पहाड़ी पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसके पहले कि सुष्मिता कुछ बोल पाती, फोन कट हो जाता है। सुष्मिता नाइट ड्रेस में ही भागते हुए कॉलेज के पीछे की पहाड़ी पर जाती है। जंगल की धूत अंधेरे में दिखता है वो चमकता हुआ पेन। मान गए रोहन, तुम्हें आखिरकार पेन मिल ही गया। सुष्मिता पेन उठाने जाती है कि पेन में से कालिंदी की आत्मा बाहर निकलकर सुष्मिता को पहाड़ी के ऊपर से नीचे धक्का दे देती है। ये तो बस शुरुआत थी, सब मरोगे। और वही होता है, जिसने भी कालिंदी को दुख दिया था सब मर जाते हैं। पर आत्मा अब इतनी क्रूर हो चुकी थी कि वो रुकती ही नहीं। अब पेन और ज्यादा खून की प्यासी हो गई थी। एक दिन 16 साल का एक लड़का करण नदी के किनारे बैठा हुआ होता है। एक चमकती हुई पेन उसका ध्यान अपनी ओर खींचती। फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही थी। उसे किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो किताबों और कहानियों में ही अपनी दुनिया ढूंढती थी। निकिता जब ग्रेजुएशन में थी तो उसने एक किताब पढ़ी थी, वर्ड्स नॉट सेड। तब से ही उसे उस राइटर से एक अटैचमेंट सी हो गई थी। उसने राइटर का नाम पता करने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। एक दिन वो अपनी फ्रेंड से कहती है, कितने दिन हो गए, आज तक मैं उस राइटर के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकी। आज तक तो वहीं अटकी पड़ी है, किताबों की दुनिया को वहीं तक छोड़ दे बहन, कुछ नहीं रखा उसमें। फिर तो तुझे कुछ पता ही नहीं। उनकी हर ईयर एक बुक आती ही है जिसकी सिर्फ 20 कॉपीज ही बनती है और मैं सारी कॉपीज खरीद लेती हूँ। चल तुझे दिखाती हूँ। निकिता प्रिया को स्टोर रूम में लेकर जाती है। रूम बिल्कुल ठंडा। प्रिया को ऐसा महसूस होता है जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मानो मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा हो। कमरे में चारों तरफ गुफ अंधेरा। अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर निकिता फोन को चारों तरफ घुमाती है। हर तरफ बस उस अज्ञात राइटर की ही किताबें थी। सारी बुक्स को यहाँ छिपा कर रखती हूँ मैं, मेरे अलावा यहाँ कोई भी आता नहीं, इसीलिए इस बात की घर पर किसी को भनक तक नहीं है। ऐसा क्या होता है उनकी किताबों में कि तू इतनी दीवानी हो गई है उस राइटर की। निकिता वहीं अपने पास के सेफ से एक बुक उठाती है। उसकी धूल झटकती हुई उसका पहला पन्ना पढ़ना शुरू करती है। ठंडे बंद कमरे में टॉर्च की एक सीधी रोशनी के उजाले में वो दोनों मेरी लिखी किताबें पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेली को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। ओह, ओह! क्या हुआ प्रिया, तू चीखी क्यों? मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। निकिता रुक तो, मैं देखती हूँ। निकिता हर तरफ लाइट दिखाती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। देख तो, कहाँ कोई है यहाँ? छोड़, तू कहानी सुन। फिर उसे लगता है मानो एक भारी सा हाथ उसके सर को सहलाता है। क्या फालतू किताब है, बंद कर इसे, मैं घर जा रही हूँ। दोनों कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ यार, तू ऐसे अचानक बाहर क्यों आ गई? अरे कैसी किताब है यार प्रिया, तू जो कुछ भी पढ़ रही थी सब वैसा ही हो रहा था। अब समझ में आया तू खोई खोई सी क्यों रहने लगी है। एक मिनट, क्या वो राइटर मुझे भी जानता है? मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है उसमें? दे मुझे वो किताब दे, मैं घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ूंगी। मुझे जानना है कि फिर मेरे साथ क्या होगा। निकिता के लाख मना करने के बाद भी प्रिया एक बुक लेकर चली जाती है और उसी दिन से उसका नंबर ऑफ आने लगता है। अगली सुबह निकिता को अपने घर के गेट पर ही वही बुक एक एनवलप में रैप्ड मिलता है। एक हफ्ते तक प्रिया की कोई खबर नहीं मिलती। निकिता किताब का पन्ना पलटती है जहां प्रिया के गायब होने के बाद टू बी कंटिन्यूड लिखा था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं कर सकती। प्रिया मेरे कारण ही गुमशुदा हुई है, पर मैं क्या करूं? निकिता एनवलप में आए बुक को खोलती है जिसमें एक एड्रेस होता है, एक ऐसी जगह जिसका नाम गूगल पर भी मौजूद नहीं था। पर निकिता बस पकड़कर निकल पड़ती है। पालन खेत, पालन खेत। ये तो वही जगह है। मंजिल ने राही को ढूंढ ही लिया। निकिता जैसे ही बस से उतरती है, बस गायब हो जाती है। लगता है ये बस मुझे यहाँ लाने के लिए ही आई थी। निकिता रोड से जंगल की ओर बढ़ती है। अंदर चलते हुए उसे एक खंडर दिखता है जिसके अंदर वो जाती है। अंदर उसे एक लड़का डायरी लिखते हुए दिखता है। अरे आ गई आप, आइए आइए। आप ही है वो राइटर? मुझे बताइए कहाँ है प्रिया?
वहाँ देखो। निकिता देखती है कि दीवार पर प्रिया की तस्वीर लगी हुई है जिस पर हार चढ़ा हुआ है। प्रिया की फोटो के साथ वहाँ कई और लोगों की तस्वीरें भी थी। ये सब क्या है? मेरी कलम श्रापित है, मैं ना भी चाहूं तो भी ये चलेगी। जिस किसी का जिक्र ये करती है उसे मार कर ही दम लेती है। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब मैं 16 साल का था। एक नदी के किनारे मुझे ये पेन मिली। मैं इसे अपने कबर्ड में रख कर भूल गया। फिर एक दिन अचानक कबर्ड से लाल रोशनी आई। मैंने उसे खोला तो पेन चमक रही थी और इसने लिखी मौत की दास्तां। मेरा सब कुछ इसने छीन लिया, सब कुछ। मैंने उसे खत्म करना चाहा पर नाकाम रहा। मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में रहने लगा पर यह तब भी नहीं रुकी। तो इसे रोकेगा कौन? तुम नहीं मरी। बाकी जिस किसी का भी इसने जिक्र किया उसको इसने निगल लिया। तुमने मेरी सारी बुक्स पढ़ी, उसे संभाल के रखा पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम ही वो मसीहा हो निकिता, मुझे बचा लो और इस खेल को रोक दो निकिता। निकिता पेन उठाती है। उसके पेन को पकड़ते ही एक औरत उड़ती हुई आती है और पीछे से उसे लिपट जाती है। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था। खुले बाल, झुर्रियों से भरा उसका चेहरा बड़ा डरावना लग रहा था। मेरी गोद में बैठो निकिता, आओ ना। नहीं, बहकना मत निकिता, यही है पेन की मालकिन। रूहें खाती है ये, इसकी बात मत सुनो निकिता। लिखो निकिता, फिर वो लड़की खुद को मार देती है। निकिता पेन उठाती है और लिखती है। करण उछलकर दूर गिर जाता है। आंधी तूफान चलने लग जाते हैं। दीवार पर टंगी सभी तस्वीर नीचे गिर जाती हैं। जिस चेयर पर बैठकर निकिता लिख रही थी वो उड़कर दीवार से टकरा जाती है। मैं जिंदा हूँ? निकिता, तुमने ऐसा क्या लिखा था? और कालिंदी की आत्मा पेन के साथ ही खत्म हो गई। ये लिखकर मैंने पेन की नींव तोड़ दी थी। दोनों उस हवेली से बाहर आ जाते हैं और हवेली गायब हो जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।